बच्चों, आज थोड़ी आवाज में दिक्कत रहेगी यार। मोबाइल डेटा ही यूज करना पड़ेगा। वाईफाई नहीं चल रहा है सही। आवाज आ रही है बच्चों? हेलो। तो देखो, मैं क्या बोल रहा था कि रोलिंग मोशन को अभी तक हम क्या सोचते थे? ट्रांसलेशनल मोशन प्लस रोटेशनल मोशन का कॉम्बिनेशन लेके सोचते थे ना। ठीक है बच्चों, समझ रहे हो? दोनों का कॉम्बिनेशन लेके सोचते थे। लेकिन अगर हम आई ए आर से सोचेंगे तो इसी रोलिंग मोशन को हम क्या सोच सकते हैं? जब हम आई ए आर से सोचेंगे तो हमारा जो रोलिंग मोशन है वो क्या हो जाएगा? आई आर के अबाउट प्योर रोटेशनल मोशन हो जाएगा ना। और एंगुलर स्पीड भी अगर आप कैलकुलेट करो तो आपको पता है कि बॉडी पे पड़ने वाले कोई भी पॉइंट से हम देखेंगे तो बॉडी का ओमेगा सेम दिखता है ना। जो सेंटर से ओमेगा दिख रहा है वो बॉडी पे कोई भी पॉइंट ले लो उसके अबाउट सेम दिखता है। तो यहाँ आई आर से भी आप देखोगे तो ओमेगा सेम ही दिखेगा आपको। समझो बच्चों। तो सेम ओमेगा से आप इस पूरी बॉडी को केवल रोटेशनल मोशन लेकर के सोच सकते हो। केवल रोटेशनल होगा तो थोड़ा सोचना आसान हो जाएगा ना। केवल ट्रांसलेशनल या केवल रोटेशनल, केवल एक ही मोशन है तो वो सोचना आसान होता है ना। तो यहाँ पे ये पॉइंट भी नोट कर लो कि ओमेगा जो होगा आई आर के अबाउट वो सेम होगा जो सेंटर ऑफ मास के अबाउट ओमेगा होगा। बच्चों अभी वीडियो बंद रखो। ऑलरेडी डेटा की बहुत दिक्कत है। मैं सबका परमिशन हटा देता हूँ। करता हूँ। तो यहाँ पे पहले ये पॉइंट नोट कर लो। सार्थक नेक्स्ट मंडे से ही करेंगे यार। ऑनलाइन में ये आज थोड़ा मेरे यहाँ लाइट फ्लक्चुएट कर रहा है इसलिए दिक्कत आ रही है। हमेशा ऐसे दिक्कत होगी नहीं। तो यहाँ पे ये पॉइंट नोट कर लो। एंगुलर स्पीड अबाउट आई ए आर विल बी सेम एज एंगुलर स्पीड अबाउट एनी पॉइंट ऑन बॉडी। और वो कांस्टेंट होता है ना। बॉडी के कोई भी पॉइंट के अबाउट ओमेगा लोगे तो सबके अबाउट सेम दिखेगा। कांस्टेंट नहीं, सेम बोलोगे, सेम। ठीक है बच्चों, ये पॉइंट क्लियर है? ये पॉइंट नोट कर लो। तो अब देखो यहाँ पे बच्चों, जब केवल रोटेशनल मोशन हो रहा है तो वहां पे अब आपको सॉल्विंग के लिए केवल क्या लगाना पड़ेगा?
टॉर्क अबाउट आई ए आर निकालोगे, टॉर्क इक्वल टू आई अल्फा। अल्फा एंगुलर स्पीड अगर आई आर और बॉडी के कोई भी पॉइंट के अबाउट सेम है तो अल्फा भी सेम होगा ना, क्योंकि रेट ऑफ चेंज ऑफ ओमेगा ही अल्फा होता है। अगर ओमेगा सेम है तो उसका रेट ऑफ चेंज भी सेम होगा ना। तो एंगुलर स्पीड या फिर ऑब्लिक में एंगुलर एक्सिलरेशन भी यहां कर लो। यहाँ पे बच्चों एंगुलर स्पीड या फिर एंगुलर एक्सिलरेशन आई आर के अबाउट जो होगा वही बॉडी पे कोई भी पॉइंट के अबाउट निकालोगे तो सेम आएगा। तो अब आपको अगर कुछ भी सॉल्व करना है तो केवल रोटेशनल मोशन के इक्वेशन लेकर के आप सॉल्व कर सकते हो। टॉर्क इक्वेशन लिख सकते हो। अगर आपको बोला जाए पूरी बॉडी की काइनेटिक एनर्जी बताओ तो केवल आप क्या लिख सकते हो, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। कहां से? आई आर से। तो वो कितना हो जाएगा? हाँ हाँ सेम होती है क्रिस। हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। जब आई आर से देख रहे होगे तो सब कुछ आपको आई आर के अबाउट ही लेना रहेगा। एक्सिस ऑफ रोटेशन जो है वो आई आर है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया या टॉर्क सब कुछ आप उसके अबाउट ही लोगे ना। समझो बच्चों। अब यहाँ पे एक चीज और ध्यान रखो, आई आर जो है, जैसे जब हमें पता है कि कोई बॉडी मान लो ग्राउंड पे ऐसे रोल करके जा रही है, कोई बॉडी ग्राउंड पे ऐसे रोल करके जा रही है, तो ये नीचे वाला पॉइंट क्या है, एक सेकेंड के लिए क्या काम कर रहा है, आई आर का काम कर रहा है ना। तो इसकी वेलोसिटी कितनी है? आई आर की वेलोसिटी कितनी है बच्चों? और इसका एक्सेलरेशन कितना है? एक्सेलरेशन बच्चों अगर मान लो ये कांस्टेंट v स्पीड से जा रहा है, ओमेगा से घूम रहा है, ट्रांसलेशनल एक्सेलरेशन उसका कुछ भी हो, लेकिन सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन अभी हमने देखा था ना एक क्वेश्चन में कि सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन तो होगा ही होगा। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन तो जीरो होता है, ए माइनस आर अल्फा रहता है, वो जीरो होता है। लेकिन आर ओमेगा स्क्वायर तो रहेगा ही रहेगा ना बच्चों। तो यहाँ पे एक्सेलरेशन नॉट इक्वल टू जीरो है ना। समझो बच्चों। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आई ए आर इज अ जीरो वेलोसिटी फ्रेम। जीरो वेलोसिटी फ्रेम मतलब जब हम वहां से सोचेंगे तो उस फ्रेम की वेलोसिटी जीरो है, लेकिन उसका एक्सेलरेशन जीरो है, जीरो नहीं है, बट नॉट अ जीरो एक्सेलरेशन फ्रेम। मतलब हम आई आर से सोचने जाएंगे तो क्या इनर्शियल फ्रेम है आई आर? आई आर का क्या हमेशा एक्सेलरेशन जीरो होता है? हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है ना, कुछ भी सिचुएशन हो सकती है। लेकिन आई आर का वेलोसिटी हमेशा जीरो होता है, ये हमेशा रहेगा। ये हो भी सकता, नहीं भी हो सकता। तो ये जीरो वेलोसिटी फ्रेम है, न कि जीरो एक्सेलरेशन फ्रेम। तो अगर आप आई आर से सोचोगे और यहाँ का एक्सेलरेशन जीरो नहीं है, अगर आप कोई ऐसे फ्रेम से सोच रहे हो जहां का एक्सेलरेशन जीरो नहीं है, तो क्या वहां पर बिना सीडो फोर्स लगाए काम हो पाएगा? ए जीरो कैसे हो पाएगा? मान लो अभी ये जैसे रोल करना स्टार्ट हो रहा है, अभी रेस्ट पे रखा था, आपने फोर्स लगाया,
तो जब रोल करना स्टार्ट हो रहा है तो शुरू में ओमेगा कितना होगा? शुरू में तो अभी ओमेगा नहीं होगा ना, तो आर ओमेगा स्क्वायर भी शुरू में 0 होगा, और टेंजेंशियल तो 0 होता ही है, ए माइनस आर अल्फा, वो तो 0 आएगा ही। तो यहाँ पे ये ध्यान रखना है बच्चों कि जब भी हम आई आर से सोचेंगे तो हमें एक बार सीडो फोर्स का भी ध्यान रखना पड़ेगा। जब हम आई आर से लिख रहे होंगे तो हमें सीडो फोर्स को भी कंसीडर करके चलना पड़ेगा। सीडो फोर्स हमेशा बच्चों कहाँ पे लगता है? अगर कोई भी बॉडी है और आप उस पर सीडो फोर्स लगा रहे हो, मान लो आप कोई प्लेटफॉर्म पे खड़े हो, प्लेटफॉर्म ए एक्सेलरेशन से जा रहा है और यहां से देख रहे हो, तो आप इस पे एक सीडो फोर्स लगाओगे ना। सीडो फोर्स हमेशा बच्चों कहाँ पे लगता है? कहाँ पे लगता है मैं ये पूछ रहा हूँ, कितना लगता है ये नहीं पूछ रहा हूँ, कहाँ पे लगता है? सीडो फोर्स हमेशा बॉडी के सेंटर ऑफ मास पे कंसीडर किया जाता है, हमेशा सेंटर ऑफ मास पे। ठीक है बच्चों, तो ये ध्यान रखना है ना, क्योंकि जब आप टॉर्क इक्वेशन या कुछ भी लिखोगे तो फोर्स कहाँ है वो पता होना चाहिए, तभी तो टॉर्क इक्वेशन लगा पाओगे। तो ये पॉइंट ध्यान रखो कि सीडो फोर्स एक्ट्स एट सीओएम ऑफ बॉडी। ठीक है बच्चों, समझ आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? कुछ समझ आ रहा है बच्चों मैं क्या बोल रहा हूँ? अगर आप आईआर से इक्वेशन लिखोगे तो आपको सीडो फोर्स भी सोचना पड़ेगा। तो सीडो फोर्स कहाँ लगता है वो भी आपको पता होना चाहिए ना, कितना लगता है वो तो ऑलरेडी पता है, कहाँ लगता है वो भी पता होना चाहिए, क्योंकि यहाँ टॉर्क भी लिखना पड़ता है ना। फिर देखो नेक्स्ट पॉइंट, सीडो फोर्स अगर आपको लेना पड़ रहा है तो ज्यादा बेटर यही होता है कि जब भी आप कहीं पे भी ट्रांसलेशनल प्लस रोटेशनल मोशन को सॉल्व कर रहे हो, ट्रांसलेशनल प्लस रोटेशनल मोशन को सॉल्व कर रहे हो, तो ज्यादा बेटर यही है कि आप आईआर की जगह सेंटर ऑफ मास के फ्रेम से सोचो, क्योंकि वहां से सोचोगे तो सीडो फोर्स का चक्कर नहीं पड़ेगा। एक्सेलरेशन होना चाहिए जहां, क्रिस, एक्सेलरेशन चाहे जो हो सीडो फोर्स लगेगा ना। एक्सेलरेशन चाहे सेंट्रीपिटल हो या टेंजेंशियल हो या दोनों हो। तो देखो मैं अब यहाँ पे क्या बोल रहा हूँ, आईआर से इक्वेशन लिखने में सीडो फोर्स लेना पड़ेगा, लेकिन अगर मैं सेंटर ऑफ मास के फ्रेम से सोचूं, सेंटर ऑफ मास के फ्रेम से सोचूंगा, भले ही सेंटर ऑफ मास मान लो एक्सेलरेट कर रहा है, कोई बॉडी ए से जा रहा है, अल्फा से घूम रहा है, तो मैं अब इसको एक तो ट्रांसलेशनल मोशन प्लस रोटेशनल मोशन लेके अभी तक हम लोग सोचते थे, सेंटर ऑफ मास के फ्रेम से सोचेंगे तो क्या हमें कोई टॉर्क लिखना पड़ेगा सीडो फोर्स का? सेंटर ऑफ मास एक्सेलरेट कर रहा है तो उसकी वजह से सीडो फोर्स लगाओगे तो वो भी यहीं लगाओगे ना, सेंटर ऑफ मास पे ही। तो क्या सीडो फोर्स का टॉर्क सीओएम फ्रेम में कभी आएगा? सीओएम फ्रेम में फोर्स ड्यू टू सीडो फोर्स हमेशा कितना आएगा? टॉर्क कितना आएगा हमेशा? 0, क्योंकि सीडो फोर्स सेंटर ऑफ मास पे ही लगता है ना। तो इसलिए हम क्या करते हैं, हमें पता है कि भाई इस फ्रेम में सीडो फोर्स का टॉर्क नहीं लेना पड़ेगा,
तो इसलिए प्रेफरेंस हम सेंटर ऑफ मास वाले फ्रेम को देते हैं, मतलब ट्रांसलेशनल प्लस रोटेशनल मोशन ऐसे अलग अलग सोचते हैं। लेकिन आप चाहे तो इससे भी सोच सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है यार से भी। कई जगह हम इससे ही सोचते हैं क्योंकि क्वेश्चन उससे इजी हो जाता है। लेकिन यहाँ पे मैं ये पॉइंट लिख देता हूं, आपको ध्यान रखना है। सिंस टॉर्क ड्यू टू सीडो फोर्स इज जीरो इन COM frame, so we give प्रेफरेंस हमारी किसको रहेगी हमेशा, COM वाले फ्रेम को। we give preference to COM frame over IAR फ्रेम। समझो बच्चों। अगर आप सीडो फोर्स को अच्छे से यूज करने के लिए तैयार हो तो आप कोई भी फ्रेम से करो, दोनों सही है ना, गलत कुछ भी नहीं है ना। लेकिन कई बार हमसे गलतियां हो जाती हैं टॉर्क लिखने में, इसलिए मोस्टली जो होगा हम लोग सीडो फोर्स सेंटर ऑफ मास वाला फ्रेम लेके चलते हैं, इसलिए ज्यादातर उसमें थोड़ा टेंशन कम रहता है। अब ये पॉइंट नोट कर लो। इसका फिर मैं एग्जांपल लेता हूं। हाँ, मंडे से ऑफलाइन कर देंगे। ठीक है बच्चों, फिर अब देखो यहाँ पर, देखो हमने ये इस टाइप का क्वेश्चन किया कि अगर हम एक कोई मान लो सॉलिड स्फीयर ले लें और उसको हम ग्राउंड पे रख दें, रफ सरफेस है, सफिशियंट रफ सरफेस है, रोलिंग ही होगा। सॉलिड स्फीयर लिया है और उसके सेंटर पे एफ फोर्स लगा रहे हैं, मास एम है, रेडियस आर है। तो इसका हमने एक्सेलरेशन निकाला था ना बच्चों, बोल दिया गया है कि रोलिंग हो रहा है, कोई स्लिपिंग नहीं है। बीच में यार कॉल आ गया था इसलिए लैग हुआ होगा, अभी सही हो जाएगा। लैग प्लस बूम भी हो गया। हेलो हेलो। बच्चों अभी सही हुआ क्या? तो देखो यहाँ पर सॉलिड स्फीयर है, उसके सेंटर पे एफ फोर्स लगा रहे हैं। ये अभी रेस्ट पे रखा था ना, और हमने इस पे एफ फोर्स लगाया, तो हमें उसका एक्सीलरेशन निकालना है कितना होगा।
ये क्वेश्चन हमने कर रखा है ऑलरेडी ना, याद है बच्चों, ये हमने किया हुआ है। अभी कुछ सही हुआ क्या? नहीं सही हो रहा है? हेलो बोलने से सही हो जाएगा? हो गया सही क्या यार? और बस 5-7 मिनट की बात है। नहीं हुआ सही? What is this one? What is this one? What is this? Look now. अभी सही हुआ क्या बच्चों? ठीक है, तो देखो मैं ये बोल रहा था कि सेंटर ऑफ मास के फ्रेम को हम प्रेफरेंस देते हैं ओवर आईआर फ्रेम। अब हम लोग यहाँ पे देखने जा रहे हैं ये क्वेश्चन जो हमने ऑलरेडी पहले किया हुआ था। हमने एक सॉलिड स्फीयर लिया, उसको ग्राउंड पे रख दिया और फोर्स लगाया सेंटर पे, तो हमें उसका एक्सेलरेशन निकालना है ना। तो ये हमने ऑलरेडी सेंटर ऑफ मास के फ्रेम से किया था ना, याद है बच्चों? सेंटर ऑफ मास के फ्रेम से हमने इसको कैसे किया था? हमने क्या बोला कि जैसे ही ये आगे को जाएगा फोर्स एफ लगाने पर नीचे को इस पे फ्रिक्शन लगेगा ना, तो फ्रिक्शन इसको ऐसे घुमा देगा अल्फा से, और ये आगे को कुछ ए एक्सेलरेशन से जा रहा है कि नहीं बच्चों? याद है ये ट्रांसलेशनल और रोटेशनल मोशन के कॉम्बिनेशन से किया था। तो हम यहाँ पे 3 इक्वेशन लिखते थे ना, एक ट्रांसलेशनल इक्वेशन, एक रोटेशनल इक्वेशन और एक पॉइंट ऑफ कांटेक्ट की इक्वेशन। ठीक है बच्चों, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट की इक्वेशन, ये 3 चीजें करते थे ना। अब इसको सॉल्व करके हमें फिर क्या मिल जाता था? सॉल्व करते थे तो इससे हमें ए की वैल्यू आ जाती थी, ऐसे कुछ आ गया था। सॉरी। ठीक है बच्चों, सेंटर पे जब हमने फोर्स लगाया था तो ऐसा कुछ हुआ था। अब अगर मान लो हम इसको आई आर से सोचें, आई आर हमारा अगर फ्रेम ऑफ रेफरेंस हो,
तो हम क्या बोलेंगे, ना नीचे वाले पॉइंट से हम लोग देख रहे हैं ना, तो जब हम नीचे वाले पॉइंट से देखेंगे, हमने यहाँ पे एफ फोर्स लगाया, ये आई आर है, तो इसके अबाउट पूरी बॉडी क्या होगी, इस फोर्स की वजह से कैसे घूमती दिखेगी, इस फोर्स की वजह से इस पॉइंट के अबाउट बॉडी ऐसे घूमती दिखेगी ना। समझ पा रहे हो बच्चों। और एंगुलर एक्सेलरेशन कितना हो रहा होगा, कुछ अल्फा से घूम रहा होगा ना, तो आप क्या लगाओगे नीचे वाले पॉइंट के अबाउट टॉर्क, आई आर के अबाउट टॉर्क इक्वल टू आई अल्फा। टॉर्क में अभी कोई सीडो फोर्स का टॉर्क लेना पड़ेगा, इस पॉइंट का कोई एक्सेलरेशन है अभी, इस पॉइंट का केवल एक सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन आ सकता है थोड़ी देर बाद, और वो एक्सेलरेशन भी क्या होगा, सेंटर ऑफ मास से पास करेगा ना, ऐसे कुछ लगेगा नीचे को। समझो बच्चों, इस नीचे वाले पॉइंट का एक्सेलरेशन ऐसे आएगा ना, थोड़ी देर बाद, शुरू में तो वो भी नहीं है, तो सीडो फोर्स कैसे लगाओगे, सीडो फोर्स आप सेंटर पे नीचे को लगाओगे ना, मास ऑफ ऑब्जेक्ट इनटू एक्सेलरेशन ऑफ जो भी फ्रेम है, तो वो फ्रेम क्या होगा, इसी पॉइंट से पास होगा ना। अगर कोई फोर्स जिस पॉइंट के अबाउट टॉर्क निकालना है वहीं से पास होगा, तो उसका टॉर्क आएगा यहाँ पर। बच्चों को समझ आ रहा है, इसका बस यही एक्सेलरेशन आता है ना, ए और आर अल्फा तो इक्वल होते हैं, टेंजेंशियल तो जीरो होता है, आर ओमेगा स्क्वायर आएगा, ये एक्सेलरेशन है, तो सीडो फोर्स अपोजिट में लगाओगे, और वो भी इसी से क्रॉस करेगा ना, तो सीडो फोर्स का टॉर्क कितना आ जाएगा यहाँ पर इस सिचुएशन में। तो यहाँ पे इसलिए आप ग्राउंड पे जब भी ऐसा सिचुएशन आए तो आई आर यूज कर सकते हो, उसमें दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि वहां सीडो फोर्स का टॉर्क जीरो हो जाएगा। तो आप देखो कितना बोलोगे यहाँ पे, इस एफ का कितना टॉर्क लग रहा है सीडो आई आर के अबाउट, आई आर के अबाउट अगर हम टॉर्क देखें तो कितना लगेगा, एफ ये है और ये डिस्टेंस है, कितना बोलेंगे बच्चों टॉर्क है, एफ इंटू आर। फ्रिक्शन का टॉर्क लेने की जरूरत है, फ्रिक्शन फोर्स जो होगा यहाँ पर वो तो आई आर से ही पास कर रहा है ना, फ्रिक्शन फोर्स का टॉर्क लेने की जरूरत है नहीं है, इक्वल टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट आई आर। तो वो कितना बोलोगे, मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेंटर के अबाउट अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई है, तो आई आर के अबाउट कितना हो जाएगा, आईसीएम प्लस एम डी स्क्वायर ना, है कि नहीं बच्चों, सेंटर के अबाउट अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई है, तो नीचे वाले एक्सिस के अबाउट कितना हो जाएगा, आई प्लस एम डी स्क्वायर ना, आईसीएम प्लस एम डी स्क्वायर। कुछ समझ आ रहा है बच्चों। हाँ वो वैल्यू आदित्य बाद में डालेंगे, अभी बस सिंबल में लिखा है ना, तो अल्फा की वैल्यू इससे आ जाएगी ठीक है। अब देखो सेंटर के अबाउट अगर हमें आई आर के अबाउट अल्फा पता चल गया, तो सेंटर का एक्सेलरेशन कितना बोल सकते हैं, नीचे वाले पॉइंट से अगर हम देखें तो अल्फा से पूरी बॉडी घूम रही है, तो इस पॉइंट का एक्सेलरेशन कितना बोलोगे, अभी बॉडी का ओमेगा नहीं है ना, स्टार्ट हो रही है जर्नी, तो अगर हम इस बॉडी का एक्सेलरेशन देखें इस डायरेक्शन में, यहां से देखेंगे तो ये क्या होगा, ऐसे पाथ पे चल रहा है ना, कौन सा एक्सेलरेशन होगा यहाँ पर, ए इक्वल टू आर अल्फा ना, अभी शुरू में कोई ओमेगा वगैरह नहीं है ना, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन ओमेगा होता भी तो भी हमेशा केवल यही होता है ना, आर ओमेगा स्क्वायर, इससे कोई मतलब नहीं है, ये एक्सेलरेशन हमेशा आर अल्फा आएगा ना। समझ पा रहे हो बच्चों, सेंटर का एक्सेलरेशन ए इक्वल टू आर अल्फा, अल्फा की वैल्यू हमने निकाल ली है ऊपर से,
आर स्क्वायर से ऊपर नीचे डिवाइड कर दो, तो ये वही एक्सेलरेशन आ गया जो आपने सीओएम के फ्रेम से निकाला था। यहाँ आई की वैल्यू डाल दो तो ए आ जाएगा। कुछ समझ पा रहे हो बच्चों मैं क्या बोल रहा हूँ? आईआर से जब हमने सॉल्व किया तो केवल एक इक्वेशन से काम हो गई, टॉर्क इक्वल टू आई अल्फा से, केवल इतने से काम हो गया। और अगर हम सेंटर ऑफ मास के फ्रेम से देखेंगे तो वहां 3 इक्वेशन लगानी पड़ेंगी। आई की वैल्यू सॉलिड स्फीयर है तो 2/5 mr² आप डाल सकते हो। लैग आ गया क्या? ये कल पे टाइम खत्म हो गया ये बोलना चाह रहा है लग रहा है। तो अब ये एक क्वेश्चन आप खुद से कल ट्राई करके आना। अगर हमारा सॉलिड स्फीयर रखा है ऐसे ग्राउंड पे और हमने ऊपर वाले पॉइंट पे एफ फोर्स लगाया तो सेंटर का एक्सेलरेशन कितना होगा ये बताना है। आईआर से सॉल्व करना है ना। और बोल दिया गया क्वेश्चन में कि स्लिपिंग नहीं हो रही है, रोलिंग मोशन है। टीडब्ल्यूटी के टॉपिक फिजिक्स में अभी ये नहीं नहीं साक्षी, टेस्ट होने दो ना। टेस्ट के बहाने तुम लोग पढ़ाई करते रहोगे। फिजिक्स में रोटेशन, केमिस्ट्री में अभी कौन सा टॉपिक चल रहा है? रेडॉक्स। रेडॉक्स हो गया है ना तो वही ले लेते हैं फिर। और मैथ में फंक्शन, आईटीएफ रखें। ठीक है तो फिर ये रख देते हैं। तो अभी ये देखो बच्चों, ये अच्छे से रिवाइज कर लेना। और जैसा मैंने बोला है कि सारी चीजों को आप ट्राई करो हमेशा कि खुद से एक बार लिखो रफ वर्क पे। जो भी पढ़ाया गया है ना सब इक्वेशन खुद से लिख के करो बिना देखे हुए, जब कहीं अटको तब देखो। रिवाइज करके एक बार खुद से लिखना सब कुछ। बाकी आईआर में अभी थोड़ा और पढ़ाना है, आईआर निकालते कैसे अभी कुछ कुछ पॉइंट और बताने हैं, फिर अपना नेक्स्ट टॉपिक करेंगे। ये रिवाइज कर लो अच्छे से ना। बाय 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 बाय।